कहानी एक छत का सुकून। मन भरकर शॉपिंग करने के बाद ढेर सारी शॉपिंग बैग से लदी नेहा अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ जूस पीने के लिए एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ी। बहुत देर से वह शॉपिंग कर रही थी तो थक भी गई थी और उसे थोड़ी भूख भी लगी थी। बेटा विवान भी पिछले 3 घंटों से उसके साथ घूम रहा था तो वह भी थक गया था। आज नेहा ने अधिकतर शॉपिंग भी अपने लाडले बेटे के लिए ही की थी। कपड़े, खिलौने, नए शूज़ और भी न जाने क्या क्या खरीदा था। फिर कुछ अपने काम की चीज़ें ली और विशाल यानी अपने पति के लिए कुछ न ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए भी एक स्मार्ट टी शर्ट ले ली और एक परफ्यूम भी लगे हाथ ले लिया। हालांकि उन दोनों के जीवन में प्रेम की मधुर सुगंध पहले से ही बिखरी हुई है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे उपहार उस सुगंध को और भी गहरा कर देते हैं। विशाल के बारे में सोचते ही नेहा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। 6 साल हो गए हैं उनकी शादी को, लेकिन आज भी विशाल उसे उतना ही प्यार करता है जितना शादी के शुरुआती दिनों में करता था। इस मामले में नेहा खुद को बेहद किस्मत वाली मानती है। विशाल ने भी विवान जैसा प्यारा बेटा देकर उसे परिपूर्ण कर दिया था। प्यार से विवान का हाथ थामे वह आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक जाने पहचाने चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी। वह चौंकी। सामने से लगभग उसी की उम्र की एक युवती आ रही थी। नेहा को अधिक जोर नहीं देना पड़ा अपनी याददाश्त पर और उसे पहचान लिया कि यह तो ईशा थी। और पहचानती भी कैसे नहीं, ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा था उसके चेहरे में। ठीक वैसे ही दिख रही थी जैसा कॉलेज के दिनों में दिखती थी। अरे ईशा, तू कैसी है? कितने सालों के बाद मिल रही है। जैसे ही ईशा थोड़ा पास आई, नेहा उत्साह से उसकी ओर हाथ हिलाकर बोली, मैं ठीक हूँ नेहा, तुम कैसी हो? ईशा भी अचानक अपने सामने नेहा को देखकर खुश हो गई। वह भी हाथ में खूब सारे शॉपिंग बैग्स थामे हुए थी। शायद खरीदारी करने के बाद वह भी रेस्टोरेंट में ही जा रही थी। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग हो गई क्या तेरी? नेहा ने पूछा। हाँ यार, हो गई, थक गई थी तो सोचा जूस पी लूँ, फिर जाती हूँ, ईशा ने बताया। फिर पूछा, और तू, तेरी शॉपिंग हो गई? हाँ, मैं भी जूस पीने ही जा रही थी। चल ना, जूस पीते हैं, साथ ही बातें भी हो जाएंगी। कहते हुए नेहा विवान का हाथ थामे रेस्टोरेंट में चली आई। ईशा भी उसके साथ ही अंदर आ गई। अंदर का वातावरण बहुत भला था। अच्छी ठंडक थी। दोनों एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गई और अपने शॉपिंग बैग्स दीवार के सहारे टिका दिए। 2-4 टेबलों के ऊपर कुछ युवा जोड़े बैठे हुए थे, अपनी दुनिया में खोए हुए थे। तू वैसी की वैसी है यार, जैसे 8 साल पहले थी। उम्र तो तुझे ज़रा भी छू नहीं पाई है, नेहा ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा। थैंक्स। ईशा के कपोलों पर लाली छा गई। और बता, कब आई यहाँ, कहाँ रहती है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। 1.5 साल हो गया है। जिस कंपनी में जॉब करती थी उसने एक ब्रांच यहाँ खोली है तो मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया, तब से यहीं हूँ, ईशा ने बताया। तो 1.5 साल से यहाँ है और मुझे पता भी नहीं, नेहा ने कहा। सॉरी यार, मेरे फ़ोन में से सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए तो किसी से भी संपर्क ही नहीं रहा। पर अच्छा हुआ आज तू मिल गई, ईशा खुश होते हुए बोली। हाँ यार, मन की बातें तो दोस्तों के साथ ही साझा करने में मज़ा आता है। अच्छा हुआ तू भी यहीं आ गई, तेरा साथ हो जाएगा। नेहा भी खुश थी कि चलो कोई तो पुरानी सहेली मिली जिससे दिल की बातें कर सके। नेहा और ईशा 5 साल तक एक ही कॉलेज में साथ पढ़ी थी। दोनों बहुत पक्की सहेलियां तो नहीं थी, लेकिन अच्छी दोस्त थी। नेहा थोड़ी गंभीर प्रकृति की पारिवारिक लड़की थी, वहीं ईशा तितली सी उड़ने वाली खुले स्वभाव की बंधन मुक्त लड़की थी, जो बहुत आज़ाद ख्यालों की थी लेकिन दिल की अच्छी थी। और बता, क्या क्या शॉपिंग की आज? बैग्स तो ढेर सारे दिख रहे हैं, लगता है जमकर जीजा जी की जेब खाली की गई है। ईशा नेहा के ढेर सारे सामान से भरे बैग्स को देखकर हंसते हुए बोली। हाँ, आज तो खूब खरीदारी की है, लेकिन अपने लिए नहीं, विवान और विशाल के लिए। नेहा बता ही रही थी कि इतने में वेटर आ गया। नेहा ने 2 ग्लास मिक्स फ्रूट जूस और विवान के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की।
विवान को बैग से उसकी मनपसंद कार निकालकर खेलने के लिए दे दी। वह कार खेलने में मगन हो गया। ओह, तो क्या जीजू के लिए क्या लिया? ईशा शरारत से मुस्कुराई। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक टी शर्ट पसंद आई तो ले ली, विशाल की पसंद का एक परफ्यूम, नेहा ने बताया और साथ ही पूछा, तू अपने बारे में बता, जीजा जी क्या करते हैं? तेरी ही कंपनी में है क्या? बच्चे कहाँ हैं? कितने साल हुए शादी को? अरे बाप रे, इतने सारे सवाल! तूने तो सवालों की राइफल ही तान दी मुझ पर। मैंने शादी नहीं की यार, तू तो जानती है मैं बंधन पसंद नहीं करती, स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। यह परिवार वरिवार का झंझट मुझसे नहीं होता, ईशा बोली। परिवार तो सबके लिए ज़रूरी है, यूँ अकेले जीवन नहीं काटा जा सकता ईशा। शादी तो हमें एक मजबूत नींव प्रदान करता है जिस पर हम अपने सपनों का घर बनाते हैं। फिर बच्चे भी तो ज़रूरी हैं, उन्हीं से तो जीवन की रौनक होती है, नेहा ने उसे समझाया। भाई, मुझसे तो ये सब नहीं होगा। मैं किसी के इशारों पर नाचने वाली गुलाम बनकर नहीं रह सकती। मैं किसी भी की सेवा टहल नहीं कर सकती हूँ। मैं स्वतंत्र रहना ही पसंद करती हूँ, ईशा मस्ती से बोली। किसने कहा कि शादी का मतलब किसी के इशारों पर नाचना होता है या फिर किसी की गुलामी होती है? यह तो एक खूबसूरत बंधन है जिसमें हमें भी तो अपना सुख दुख बांटने वाला, परवाह करने वाला साथी मिलता है। आज नहीं तो कल एक साथी की ज़रूरत तो तुझे भी पड़ेगी ना। सारा जीवन यूँ अकेले तो कट नहीं सकता। नेहा का मन उसकी बातें सुनकर थोड़ा उचट गया था। साथी की क्या ज़रूरत है यार, मेरा बॉस संजय मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखता है। न पैसे की कमी है न किसी दूसरी बात की। पता है, एक शानदार फ्लैट खरीद कर दिया है उसने मुझे, और आज शॉपिंग करने के लिए पैसे भी उसी ने दिए। डायमंड ईयरिंग रिंग्स लिए हैं मेरे लिए, ईशा ने बेझिझक बताया। तभी वेटर जूस के ग्लास और आइसक्रीम का कप टेबल पर रख गया। नेहा ने विवान को आइसक्रीम दी। तू बोल्ड है शुरू से, वह तो ठीक है, लेकिन तुझे नहीं लगता ऐसा अनैतिक संबंध ठीक नहीं है? संजय के आगे तुझसे शादी करेगा? नेहा का मन खिन्न हो गया था। वह तो पहले से ही शादीशुदा है, और वैसे भी मुझे भी कहाँ शादी करनी है उससे, ईशा लापरवाही से जूस के घूंट भरती हुई बोली। क्या शादीशुदा है? तू जानती है तू ये क्या खिलवाड़ कर रही है अपने जीवन से? नेहा चौंक कर बोली। छोड़ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ईशा लापरवाही से बोली। क्या फ़र्क है तेरे और मेरे जीवन में, रिश्ते में? प्यार तो प्यार है। मैं और संजय एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच। संजय के साथ ज़िंदगी बेहद सुकून से बीत रही है, बेहद खुशहाल, मस्ती भरी। संजय हर प्रॉब्लम में छाता बनकर ढक लेता है मुझे, बस और क्या चाहिए उसी, लापरवाही से ईशा बोली। फ़र्क पड़ता है ईशा, बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे सिर पर छत है और तेरे सिर पर छाता। घर परिवार छत के नीचे बनता है, छाते के नीचे नहीं। तेज हवा में छाता उड़ जाता है लेकिन छत नहीं उड़ती। अभी जीवन की कठोर वास्तविकता से तेरा सामना नहीं हुआ है। अभी सब नीली रोमानियत के रिमझिम फुहारों के बीच तुझे छाते के नीचे रहना रोमांचकारी लग रहा है, लेकिन जिस दिन तूफान आएगा और छाता उड़ जाएगा ना, उस दिन तुझे पैर टिकाने के लिए ज़मीन भी नहीं मिलेगी, नेहा ने अफसोस भरे लहजे से कहा। थोड़ी देर पहले ही पुरानी सहेली से मिलने का जो उत्साह उसके मन में था वह बुझ चुका था। ईशा के मना करने के बाद भी नेहा ने वेटर को बुलाकर जूस के पैसे दिए और विवान का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। ईशा हतप्रभ सी थोड़ी देर वहीं बैठी रही, फिर मुंह बिचकाकर बाहर आकर एक टैक्सी पकड़कर अपने फ्लैट पर चली आई। यह शहर के एक पॉश इलाके का 3 बेडरूम वाला सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक तरीके से सुसज्जित आरामदायक फ्लैट था जो संजय ने उसे तोहफे में दिया था। ईशा की अपनी तनख्वाह तो इतनी नहीं थी कि वह ऐसी आरामदायक और चकाचौंध भरी जिंदगी जी सकती। यहाँ नौकर चाकर और सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी, और संजय के साथ हर रात रंगीन उसकी वार्डरोब में एक से एक महंगी और आधुनिक ड्रेसेस टंगी थी। ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉवर में महंगी गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी थी जो उसके जन्मदिन पर या वैलेंटाइन डे पर संजय ने उसे गिफ्ट की थी। कुल मिलाकर वह जिंदगी के पूरे मजे लूट रही थी। क्या चाहिए और जीने के लिए?
न कोई जिम्मेदारी, न फालतू झंझट। ईशा की यही सोच थी कि पूरी जिंदगी बस ऐसे ही चैन और आराम से गुजर जाए। वह जीवन की रंगीनियों में ही खोई रहने वाली लड़की थी। क्या हुआ अगर संजय शादीशुदा है और उसे अपने परिवार को भी समय देना पड़ता है, लेकिन ऑफिस में तो दिन भर दोनों आसपास रहते हैं। मौका मिलते ही संजय उसे अपने केबिन में बुला लेता है और हफ्ते के कम से कम 3-4 रातें तो उसके साथ ही गुजारता है, और फिर टूर पर भी तो उसे अपने साथ ले जाता है। 3 साल से यह संजय से प्यार करती है और उससे और भला क्या चाहिए। ईशा को फिर से नेहा की बातें याद आ गई, लेकिन उसने उन्हें दिमाग से झटक दिया। नौकर उसके लिए चाय बना लाया और रात के खाने में उसकी पसंद पूछने लगा। ईशा अपने भाग्य पर इठलाती चाय का कप लेकर बालकनी में आ बैठी। वह आराम से कुर्सी पर पसरकर गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रही थी, और वहाँ नेहा बेचारी पति और बच्चे की फरमाइश पूरी करती रात के खाने की तैयारी में जुटी होगी। और ईशा व्यंग से मुस्कुरा दी। कहाँ ईशा की हाई प्रोफाइल लाइफ और कहाँ की नेहा की वह मध्यम वर्गीय कोल्हू के बैल जैसी गृहस्थी की चक्की में पिसती जिंदगी। इधर अपने घर पर लौटी नेहा ईशा की बातों से व्यथित थी, लेकिन उसके लौटने तक विशाल के घर आने का समय हो चला था। सामान रखकर उसने फटाफट चाय चढ़ा दी गैस पर और विवान के कपड़े बदलवाकर हाथ मुंह धो दिए। खुद भी चेंज करके फ्रेश हो गई। थोड़ी ही देर में विशाल भी आ गया। नेहा अपनी और विशाल की चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई और चाय पीते हुए बड़े उत्साह से लाया हुआ सामान उसे दिखाने लगी। विवान भी अपने कपड़े और खिलौने दिखाने लगा। विशाल दोनों की खुशी देखकर खुश था। दिन तेजी से बीत रहे थे। अपने परिवार में मगन नेहा ईशा को कब का भूल चुकी थी। ईशा से मिले हुए भी उसके 2 साल बीत चुके थे। एक दिन घर के लिए किराने का सामान लेने वह सुपरमार्केट गई। घर पर विशाल के माता पिता यानी नेहा के सास ससुर आए हुए थे, तो नेहा विवान को घर पर ही छोड़ आई थी। यूं ही वह अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश रहता था। नेहा भी निश्चिंत होकर सामान लेने आ गई। परिवार का यही तो सुख और सुरक्षा है। ट्रॉली भर सामान लेने के बाद नेहा बिलिंग के लिए काउंटर देखने लगी, तो काउंटर पर भीड़ कम देखकर वह उसी लाइन में लग गई। जब नेहा की बारी आई तो बिलिंग करने वाली लड़की को देखकर वह बुरी तरह से चौंक गई। यह लड़की भी नेहा को देखकर सकपका गई थी। नेहा ने उसे गौर से देखा। हाँ, वह ईशा ही थी, लेकिन कितनी बदल गई थी। शरीर बेडौल हो गया था, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी और अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए थे, बीमार भी लग रही थी। वह सिर झुकाकर चुपचाप बिलिंग करती रही। जब सारा सामान का बिल बन गया तो नेहा ने पैसे चुकाए और ईशा के साथ आने को कहा। ईशा ने चुपचाप उसकी बात मान ली और काउंटर पर एक दूसरी लड़की को बिठाकर नेहा के साथ चली आई। दोनों पास की एक कॉफ़ी शॉप में आ गई। नेहा ने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। तू यहाँ कैसे ईशा, वह भी इस हालत में, ऐसी मामूली नौकरी में, तेरे वह हाई प्रोफाइल महंगे आधुनिक कपड़े और वह डायमंड ईयरिंग कहाँ है? नेहा ने चुभते स्वर में पूछा। बस कर नेहा, मैं पहले ही किस्मत की मार खा चुकी हूँ। ईशा की आंखें छलछला आई। क्या हुआ? संजय कहाँ है और तेरा यह हाल कैसे हुआ? नेहा ने थोड़ा नरम होते हुए पूछा। संजय अब मेरे साथ नहीं रहता, उसने मुझे छोड़ दिया है और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है। मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी मेरे काम में इतनी खामियां लिख दी कि मुझे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। आखिर बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ नौकरी मिली। पहली नौकरी मेरी सुंदरता की वजह से संजय ने मुझे दी थी। अब वह बात रही नहीं तो। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ऐसा क्यों? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी तुम दोनों के बीच। नेहा ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। मैं तो यही समझती थी, लेकिन 2 साल पहले बाथरूम में पैर फिसल जाने से मेरे पैर की हड्डी टूट गई और साथ ही गिरने की वजह से मेरा गर्भपात भी हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं गर्भवती हो गई हूँ।
उसी समय इलाज के दौरान किसी दवाई के रिएक्शन से मेरी यह हालत हो गई। बस तभी संजय का रवैया मेरे प्रति अचानक से बदल गया। मुझे अस्पताल में एडमिट करवाकर 8-10 दिन बाद से उसने मेरी खोज खबर लेनी बंद कर दी। ऑफिस के कुछ सहकर्मियों ने ही मेरी देखभाल की। संजय के बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। संजय ने फ़ोन पर मुझे ब्लॉक कर दिया है। दूसरे के फ़ोन पर वह मेरी आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देता है। 2 महीने बाद जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो बिल भरने में ही मेरी न सिर्फ जमा पूंजी खत्म हो गई बल्कि मेरी चेन व अंगूठी भी बिक गई। और जब मैं अपने फ्लैट पर पहुंची तो मेरे ही नौकर ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। एक नौकर जो थोड़ा भला आदमी था उसने बताया कि संजय ने यह फ्लैट मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी जैसी लड़कियों के लिए ही रखा था। मुझसे पहले भी वहाँ 2 लड़कियाँ रह चुकी थी जिनसे मन भर जाने के बाद संजय ने मुझे रखा। मेरे बाद उसने दूसरी लड़की को अपने जाल में फंसाकर वहाँ रखा हुआ था। वह नौकर भी उसी के आदमी थे, इसलिए किसी लड़की को कुछ नहीं बताते। ईशा ने 2 घूंट पानी पिया और आगे बोली, मुझे ना उसने कपड़े लेने दिए और ना कुछ सामान। मेरे पुराने कपड़े वह बैग में भरकर पहले ही अस्पताल पहुंचा चुका था। अब वही कपड़े और ईयरिंग उसने किसी दूसरी लड़की को दे रखे हैं। तो अब तू कहाँ रहती है? नेहा ने पूछा। एक परिवार के यहाँ ऊपर एक छोटा सा कमरा ले रखा है किराए पर, वहीं रहती हूँ, ईशा ने बताया। अपने घर क्यों नहीं चली जाती वापस? नेहा बोली। किस मुंह से जाऊं? 3 साल पहले संजय के कारण उनसे रिश्ता तोड़ रखा था, उनकी उपेक्षा की। तो सच कहती थी नेहा, छत और छाते में बहुत फर्क होता है। जरा से तूफान में संजय के नाम का वह छाता तपाक से उड़ गया। यहीं अगर मेरे सर पर छत होती तो क्या मेरा पति, मेरा परिवार मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर चला जाता? ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। काश तू यह सब बात पहले ही समझ गई होती कि घर छत के नीचे बसते हैं, छाते के नीचे नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। माता पिता अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, उनसे माफ़ी मांग ले और घर लौट जा। पिछला सब कुछ भूल जा। मुझे विश्वास है जल्दी ही एक छत के नीचे तेरा भी घर बस जाएगा। एक छत तो होगी ज़रूर तेरे नाम की भी। नेहा ने उसकी हथेली थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया। नेहा की बातों ने ईशा के दर्द पर मरहम का काम किया। गर्म कॉफ़ी पीते हुए वह अब खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। छाते के उड़ जाने के दर्द से ऊबकर अब उसकी आंखों में एक छत की उम्मीद झिलमिला रही थी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।